नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज के डेट में हम लोग जीएस सेकंड पेपर का लेक्चर देखेंगे। आपका यह विदेश नीति फॉरेन पॉलिसी से संबंधित है और यह पूरी की पूरी फॉरेन पॉलिसी शुरुआत से लेके अंत तक यानी वर्तमान तक कब से हमारी फॉरेन पॉलिसी का विकास हुआ, क्या होती है, इन सारी चीज़ों को आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, यह पूरी की पूरा जो चैप्टर है भारतीय विदेश नीति। तो अब देखिए इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। इस पीडीएफ में लगभग 62 पेजेस हैं, तो लगभग 3 से 4 पार्ट में जैसे ही ये पीडीएफ कंप्लीट हो जाएगी तो आपको जो मेंस का ग्रुप है तो उसमें आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। बस ये इतना है कि जैसे यही चीज़ें अगर टाइप्ड मैटर आता तो आपको ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन अभी फ़िलहाल जो चीज़ें थी वो पहले की हैं। ठीक है, पहले का मतलब ये है कि अब जो आगे आ रही हैं वो टाइप्ड मैटर ही आएगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल जो चीज़ें हैं जो कराई जा चुकी हैं वो हैंड रिटन ही है और आपको पढ़ने योग्य मैटर है। आप बस इससे अपने ज्ञानवर्धन कीजिए, लाभ उठाइए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय विदेश नीति के बारे में बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले कोई भी देश है, जैसे मान लीजिए कोई भी राष्ट्र है, प्रत्येक राष्ट्र की अपनी एक विदेश नीति होती है। एक विशिष्ट आंतरिक और बाह्य वातावरण को के स्वरूप द्वारा काफ़ी हद तक निर्धारित होती है। कि जैसे देखिए विदेश नीति क्यों बनाई जाती है, आखिर क्यों हम फॉरेन पॉलिसी को फॉर्म करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ये इंडिया देश है, अब बांग्लादेश के साथ में हमारे रिलेशन अलग होंगे, अंदर की चीज़ों को लेकर जो तत्व होंगे उनको अलग होगा। ठीक है, कि हमारे अंदर का वातावरण अच्छा रहे। पाकिस्तान से रिलेशन हमारे अलग रहेंगे, चाइना से अलग रिलेशन रहेंगे। तो होता क्या है कि जैसे इंडिया है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी देशों वो चाहे बाह्य कारक हों या आंतरिक कारक हों, ठीक है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपका एक ऐसा वातावरण बनाया जाता है कि राष्ट्रहित सर्वोपरि हो। ध्यान रखिएगा, जैसे इसका मुख्य आधार क्या होता है, राष्ट्रहित। भारत भी इसका अपवाद नहीं है। भारत भी अपने भाई जैसे बाकी के लोग चाहते हैं कि भाई हमारी देश के जो इंटरेस्ट हैं वो सबसे पहले आए, तो वैसे इंडिया भी चाहता है, इसका कोई अपवाद नहीं। भारत अपने राष्ट्रहितों को सुरक्षित रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को कम करने और राष्ट्रों को मैत्रीपूर्ण एवं सहिष्णु संबंधों को बनाए रखने, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों एवं संधियों के प्रति सम्मान का भाव करने में सदैव प्रयासरत रहा है। भाई ये चीज़ें आज की नहीं हैं, ये मिल मिलाकर चलने की जो एक प्रथा है भारत करता रहा है। और कोई भी संधि है भाई, हर एक चीज़ का भारत ने सम्मान किया है और इसमें सदैव प्रयासरत भी रहा है। भारतीय विदेश नीति की विशेषता ही यही है कि संकट की स्थिति में यह अपने आप को उबारा है। कि जैसे अगर कोई भी संकट की स्थिति आई है तो उससे अपने आप को बहुत अच्छे से उबारा है। भारतीय विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्यों और सिद्धांतों को अगर सही दिशा में समझना है तो उसके लिए ऐतिहासिक संदर्भों में हमें सबसे पहले जाना होगा कि जैसे भाई इसका बेस कहाँ, इसकी पृष्ठभूमि कहाँ, तो इन सारी चीज़ों पर बात करनी होगी। तो देखिए प्राचीन काल से ही अगर हम भारतीय संस्कृति की बात करें तो सहिष्णुता और समन्वय से अनुग्रहित रही है। इसका प्रभाव विदेश नीति में भी हम देख सकते हैं। भारत का जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन था साम्राज्यवादी शोषण और उपनिवेशवाद के विरुद्ध था। भाई जो अंग्रेज़ थे उनके विरुद्ध था, जो शोषणकारी शक्तियाँ थी उनके खिलाफ में था, जो उपनिवेशवाद था उसके विरुद्ध में था। इसीलिए भारत ने अपनी विदेश नीति में राष्ट्रों के आंतरिक मुद्दों में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। अहस्तक्षेप का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए नेपाल एक देश है तो उसके घर में क्या हो रहा है इस मैटर पर हम हस्तक्षेप नहीं करें, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, ऐसी बातें कही जाती हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एवं पहले भी विश्व परिदृश्य में बड़े छोटे विकसित एवं अविकसित राष्ट्रों की खाई मजबूत थी, जिसका देश भारत ने स्वयं अनुभव किया। और भारत की विदेश नीति का उद्देश्य समानतापूर्ण विश्व का निर्माण करना। तो ऐसे ही हमारी विदेश नीति रही प्राचीन काल से। भारतीय विदेश नीति के निर्धारण के समय अगर हम लोग बात करते हैं कि जैसे स्वतंत्रता के पश्चात की परिस्थितियों को देखें, देखिए समय और देश को देखते हुए हमारी फॉरेन पॉलिसी परिवर्तित होती है, हमारी जो विदेश नीति है वो चेंज होती है।
ठीक है। इस समय तक विश्व दो ध्रुवों में बटा हुआ था। जैसे आप स्वतंत्रता के पश्चात देखेंगे तो उस समय जो शीतकाल था तो उसमें दो ध्रुव बन गए थे, दो पोल बन गए थे। आपका एक तरफ सोवियत यूनियन था और एक तरफ अमेरिका था। ठीक है। ऐसे में भारतीय विदेश नीति में गुटों से गुण दोषों के आधार पर दूरी बनाए रखने का प्रयास किया कि भाई दोनों ग्रुपों में ना जाएं, हम दोनों गुटों में ना जाएं, अलग अलग हम चीज़ों को कार्य करें, ऐसी बातें कही गई। भारतीय विदेश नीति महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और के सैद्धांतिक एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी के क्रियात्मक व्यक्तित्व से प्रभावित दिखती है। तो उस समय शीतकाल की बात हो रही है। देखिए, कोई भी राष्ट्राध्यक्ष होगा या प्रधानमंत्री होगा तो उनके जो एक दृष्टिकोण होता है, उनके अनुसार, प्राइम मिनिस्टर के अनुसार जो उनका हाव भाव होगा, उनकी क्रियात्मक क्षमता होगी, जो क्रियात्मक व्यक्तित्व होगा, उसी के अनुसार फॉरेन पॉलिसी भी चेंज होती है। महात्मा गांधी का दृष्टिकोण था कि भारत विश्व शांति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, तभी संभव है जब सभी देश अहिंसा और सहिष्णुता के आधार पर काम करें, कि भाई सभी लोग, सभी देश, जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो आपस में मिलकर काम करें। जबकि सुभाष चंद्र बोस के अनुसार शांति के लिए शक्ति आवश्यक है, मतलब पावर आवश्यकता है, पावर की आवश्यकता है। अतः देश की सुरक्षा का प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में राष्ट्रों को सैनिक दृष्टिकोण से उतना ही शक्तिशाली होना चाहिए जितना उनके लिए काम का है। ठीक है। कहने का मतलब है, अगर हमें भारत की विदेश नीति के निर्धारण में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्वतंत्र भारत की विदेश नीति पर अगर हम लोग बात करें तो ब्रिटिश विरासत, स्वाधीनता संग्राम के अनुभव जो हैं और राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रतिक्रियाओं, स्वतंत्रता आंदोलन के नेतृत्व आदि का स्पष्ट प्रभाव इस पर हमें मिलता है। इन्हीं के द्वारा प्रभावी बदली हुई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों ने भी भारतीय विदेश नीति के मुख्य उद्देश्यों एवं सिद्धांतों को जन्म दिया। अब इसी के बाद कालांतर में क्या हुआ कि नेहरू ने, जो विदेश नीति के प्रवर्तक माने जाते हैं, वे गांधी जी से ज़्यादा प्रभावित लगते थे। अतः उन्होंने आदर्शवादी तत्वों को अपनाया। भाई ये चीज़ें दिखती हैं ना कि हमारे जो गुरु होंगे या जिनको हम मानते हैं, भाई उनकी बातें या उनके अच्छाइयाँ हमारे में परिलक्षित होंगी। इसके अलावा श्रीमती इंदिरा गांधी विदेश नीति को राष्ट्रीय हितों के संदर्भ में भी देखती थी। उन्होंने क्या कहा कि जैसे भारतीय विदेश नीति में यथार्थवाद के साथ साथ गत्यात्मकता व अनुरूपता बनाए रखने का प्रयास किया कि भाई समय के अनुरूप आपकी सारी चीज़ें होनी चाहिए। शीतकाल में अगर हमें दोनों गुटों में नहीं जाना है, उसके बाद अगर हमें किसी गुट में जाना है तो बिल्कुल जाना चाहिए। देखिए, भारतीय विदेश नीति के आधारभूत तत्वों की हम बात करेंगे, एक एक करके बहुत ही डिटेल में अच्छे से बात करेंगे कि भारतीय विदेश नीति के तत्व कौन कौन से हैं। तो जैसे देखिए, पंचशील, गुटनिरपेक्षता, यथार्थवाद और गत्यात्मकता व अनुरूपता, तो ये आपके जो भारतीय विदेश नीति है उसके तत्व हैं। अब देखिए, पंचशील क्या है। भारतीय विदेश नीति में पंचशील की नीति जो है एक नैतिक व शांति स्थापना के मूल्यों की भी एक द्योतक रही है। नेहरू की जहाँ तक बात करते हैं तो विश्व शांति को केवल आदर्श ही नहीं रहना चाहते थे, वे उसे व्यवहारिक रूप भी प्रदान करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के 5 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। वो 5 सिद्धांत, पंचशील के सिद्धांतों को सर्वप्रथम 29 अप्रैल 1954 को भारत चीन व्यापारिक समझौते की प्रस्तावना में प्रतिपादित किया गया था। बाद में क्या हुआ कि जैसे 28 जून 1954 को क्या हुआ कि चीनी प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान संयुक्त घोषणा पत्र में भी ये चीज़ें पंचशील के सिद्धांत को दोहराया गया था। जैसे इसमें क्या क्या बातें हैं कि एक दूसरे की संप्रभुता व अखंडता की रक्षा करना, एक दूसरे की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना, अनाक्रमण, कोई भी देश दूसरे देश के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा, एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप की नीति अपनाना, समानता एवं पारस्परिक लाभ, कि देशों के मध्य समानता हो, लोगों में समानता हो और पारस्परिक लाभ भी उठा सके, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की पृथ्वी पर इस दुनिया में हैं सभी देश, अपने अपने कंट्रीज़, जो देश हैं, राष्ट्र हैं, वो शांतिपूर्ण रूप से सह अस्तित्व, अपने एक अस्तित्व बनाए रखें। अब देखिए, नेहरू के लिए ये सिद्धांत भारत चीन संबंधों, सहयोग तक ही सीमित नहीं था,
भारत के सभी पड़ोसी राज्य जैसे विश्व के सभी राष्ट्रों के मध्य निर्धारण का उपयोगी सिद्धांत भी ये माना जाता है। नेहरू का मानना था कि जैसे यदि विश्व के सभी राष्ट्र इस सिद्धांत का पालन करेंगे तो विश्व के काफ़ी संघर्षों का अंत हो सकता है। वस्तुतः उन्होंने नेहरू एशिया में शांति क्षेत्र को बढ़ाना चाहते थे ताकि जो विप्लव होता है, ठीक है, उसके बाद में विश्व में शांति स्थापित हो सके। तो नेहरू हर तरीके से शांति को ही बनाना चाहते थे पूरे विश्व में। अब देखिए अगली चीज़ है आपकी गुट निरपेक्षता। तो देखिए गुट निरपेक्षता की नीति जो है भारत की विदेश नीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू रही है, केंद्र बिंदु रही है। गुट निरपेक्षता की नीति के कई पहलू रहे हैं कि जैसे सामान्य रूप से इसे शीत युद्ध और उससे संबंधित गतिविधियों अलग रहने की नीति को ही माना जाता है। इसे दूसरे शब्दों में क्या कहा जाता है कि शीत युद्ध से संबद्ध सैन्य गठबंधनों में भागीदारी न करने वाला सिद्धांत कहलाता है। तो ये क्या है? गुट निरपेक्ष नीति है। इसके तहत क्या है कि इसे भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्वतंत्र दृष्टिकोण अपनाना। भाई अगर हमें कोई भी सोच को लेकर चलना है, हमें ना अमेरिका के साथ में जाना है ना सोवियत यूनियन के साथ में जाना है, तो भाई क्या है, हम अपना खुद का व्यू रखेंगे ना, हम नहीं जाएंगे किसी के साथ में। तो ऐसी बातें कही जाती हैं। भारत अपने विकल्पों की स्वतंत्रता के साथ अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति और मुद्दों की योग्यता के आधार पर समर्थन करना चाहता था कि जैसे स्वतंत्र विदेश नीति का निर्धारण कि जैसे भाई अगर हमारी विदेश नीति का निर्धारण अगर कोई बाहर का व्यक्ति करेगा तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर बात कही गई स्वतंत्र विदेश नीति का निर्माण करना। और क्या है? तटस्थ नहीं बल्कि गुण दोष के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मूल्यांकन करना। तटस्थ का मतलब ये होता है कि आपने आंख बंद कर ली कि हमें किसी से मतलब नहीं है, लेकिन नहीं, गुण और दोषों के आधार पर चीज़ों को देखना और जो सही है उसके साथ जाना। शीत युद्ध प्रतिस्पर्धा एवं भय का परिणाम था। ऐसे में क्या हुआ कि पंचशील के सिद्धांतों के आधार पर सहयोग और सहिष्णुता के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का निर्माण करना। तो इस तरीके से किया गया था। समानता के आधार पर नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का निर्धारण करना जो निःशस्त्रीकरण से यूएनओ की शक्तिशाली बनाने का प्रयास करेगी। विकासशील देशों को क्या था कि शांति प्रतिस्पर्धा से अलग करके उन्हें आर्थिक विकास के लिए प्रेरित करना। इस नीति के क्रियान्वयन द्वारा नेहरू न केवल भारत के राष्ट्रीय हितों व सुरक्षा की प्राप्ति का प्रयास कर रहे थे बल्कि विश्व शांति की परंपरा को भी आगे बढ़ाना चाह रहे थे। तो ऐसे दूरदर्शी आपके थे नेहरू। अब देखिए यथार्थवाद की बात कर लेते हैं। तो यथार्थवाद क्या है? भारतीय विदेश नीति में यथार्थवाद क्या है? तो जैसे किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य अपने राष्ट्रीय हितों में वृद्धि करना। अपने जो इंटरेस्ट हैं, हमें ये चाहिए भाई, हमें ये ज़मीन चाहिए या कोई परमाणु हथियार चाहिए, तो हमारी अभिवृद्धि होनी चाहिए। सुरक्षा सुनिश्चित करना, अपने देश के लोगों की, राष्ट्र की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। इसके लिए वह शक्ति का सृजन करता है, संग्रहण करता है कि भाई हर तरीके से अपनी पावर को बढ़ाता है। दिन प्रतिदिन देश व राष्ट्र अपनी पावर को बढ़ाता है। नेहरू युग में जो मूलतः गांधी के अहिंसा के सिद्धांत से प्रेरित थे, आदर्शवादी नीति का पालन किया गया था। और इंदिरा युग में जब विश्व स्तर की सामरिक शक्तियों की गतिविधियां भारतीय उपमहाद्वीप में बढ़ने लगी, तभी पंचशील के मायने इनके मित्र राष्ट्रों के अस्तित्व को नकारने लगे थे। ऐसे में क्या हुआ कि ऐसे में अपनी राष्ट्रीय शक्ति की अभिवृद्धि करने की आवश्यकता पड़ी। और 1971 में क्या हुआ कि भारत ने सोवियत संघ के साथ मित्रता की संधि की और 1974 में पोखरण में परमाणु परीक्षण किया। तो इसका तात्पर्य यह है कदापि नहीं था कि भारत ने अपनी पंचशील और निरपेक्षता की नीति का परित्याग कर दिया, बल्कि इन नीतियों को भारत के मजबूत होने से मुखरता प्राप्त हुई। कहने का मतलब ये है कि इधर हम गुट निरपेक्ष भी रहेंगे, इधर अगर हमारे इंटरेस्ट अगर आते हैं कि हमें पोखरण में परमाणु परीक्षण करना है तो भारत ने वो भी किया। तो इस तरीके का अप्रोच थी भारतीय विदेश नीति की। अब देखिए गत्यात्मकता और अनुरूपता को इन चीज़ों को अब हम लोग अगले वाले लेक्चर में देखेंगे। आज यहीं तक कंप्लीट करेंगे, अगले वाले लेक्चर में आगे की चीज़ों को हम लोग देखेंगे। बहुत जल्द ही देखिए सेकंड पेपर भी कंप्लीट होने वाला है। फिर फर्स्ट पेपर की कुछ चीज़ें बची हुई हैं, ज्योग्राफी का पार्ट, तो उसको कंप्लीट करके जीएस के दोनों पेपर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू देखने के लिए।